एमएड के सभी विद्यार्थियों एवं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। आज हम सह संबंध का अध्ययन करेंगे। सह संबंध एक ऐसा विषय है जिस पर एमएड में एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एक प्रश्न पूछा जाता है। सह संबंध, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, संबंध सह दो लोगों का संबंध, दो चीज़ों का संबंध सह संबंध होता है। यदि हम विषयों की तरफ देखें तो विज्ञान एक विषय था, लेकिन विज्ञान एक पेरेंट विषय से हमने कई विषय बना दिए। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान में भी हमने 2 विषय बना दिए, बॉटनी, जूलॉजी। रसायन विज्ञान में भी ऐसे ही हमने बहुत सारे विषय बना दिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे ही हमने भौतिक विज्ञान में बना दिए। लेकिन ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं। ये आपस में कितने रिलेटेड हैं और इसका आपस में संबंध कितना है, एक विषय के अधिगम होने से दूसरे विषय का अधिगम कितना आसान हो जाता है, इन सब की जानकारी के लिए जो हमने संबंध स्थापित किया, इसको हम कहते हैं सह संबंध। आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में दो घटनाएं कोई घट रही हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र है। उनकी जो 2 घटनाएं घट रही हैं, उनके संबंध का ज्ञान बहुत बार नहीं हो पाता, परंतु व्यवहारिक जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं जिनका संबंधित होती हैं, जो आपस में संबंधित होती है। जैसे हमारा मूड ऑफ है, हम दुखी हैं, हम परीक्षा देने गए, हमारी परीक्षा अच्छी नहीं होगी, तो दोनों का एक संबंध है। इससे होता क्या है, इसमें तीसरी चीज़ क्या ऐड हो सकती है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं, हम डिप्रेस्ड होते हैं, हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो हमारी जो परीक्षा है वो अच्छी नहीं होती, हमारे परीक्षा में अंक अच्छे नहीं आते हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें सुखी रहना होता है, हमें खुश रहना होता है, हमें मोटिवेटेड मूड में रहना होता है। यदि हम मोटिवेटेड रूप में रहेंगे तो हमें अंक अच्छे प्राप्त होंगे। ये सह संबंध है शिक्षा में। कभी कभी ऐसा होता है कि एक श्रेणी का परिवर्तन दूसरी श्रेणी को उत्पन्न करता है। जैसे मोटिवेशन ज़्यादा था तो परीक्षा में अंक भी ज़्यादा थे, यदि हम डिप्रेस थे तो परीक्षा में अंक भी कम थे। तो ये दोनों में संबंध पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ये संबंधित, एक की कमी दूसरे की भी कमी हो सकती है, एक की वृद्धि दूसरे की भी वृद्धि हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कृषि उत्पादन हमारा भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार है। ये मानसून पर निर्भर करता है। यदि बारिश अच्छी तो कृषि का उत्पादन अच्छा, बारिश कम तो कृषि का उत्पादन कम, सिंचाई कम तो कृषि का उत्पादन कम, सिंचाई अच्छी तो कृषि का उत्पादन अच्छा। यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किस पर निर्भर करती है, सिंचाई पर, वर्षा पर। तो ये 2 चरों का संबंध है, लेकिन 2 के अलावा तीसरा चर भी इसके ऊपर संबंधित हो सकता है। तो चरों के बीच में पाए जाने वाले संबंध की प्रकृति और मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है सांख्यिकी के अंतर्गत। 2 चरों में केवल संबंध होने का अर्थ यह नहीं है कि यह संबंध एक दूसरे की वजह से है। कई बार ऐसा होता है कि यह अलग अलग चीज होती है, एक चीज का संबंध दूसरे से नहीं होता। मान लीजिए जनसंख्या बढ़ी तो क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जरूरी नहीं है। जनसंख्या कम हुई तो क्या राष्ट्रीय आय में कमी होगी, जरूरी नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये संबंध एक दूसरे की वजह से नहीं होते हैं। तो चरों में संबंध की मात्रा, ये इम्पोर्टेंट बात देखिए, चरों में संबंध की मात्रा का माप तो सह संबंध कहलाता है, और गुणों में संबंध की मात्रा दिशा दर्शाता है।
गुणों में संबंध की मात्रा दिशा दर्शाता है और चरों में संबंध की मात्रा का माप सह संबंध कहलाता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सह संबंध के क्या कारण है? सह संबंध क्यों स्थापित हो जाता है? तो सबसे पहला कारण होता है दोनों श्रेणियों में कारण और परिणाम का संबंध होता है। दूसरा कारण देखते हैं। एक तो कारण और परिणाम, जिस कारण से एक काम हो रहा है उसी कारण से परिणाम आ रहे हैं, तो कारण और परिणाम का संबंध हो सकता है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लिए कोई रिच व्यक्ति है, उसके पास में कार है, उसके पास में पैसे ज़्यादा है, तो वो टेलीफोन भी लगवाएगा, कार के साथ में टेलीफोन भी लगेगा। तो ये कैसा संबंध हो सकता है? पैसों का संबंध हो सकता है, रिचनेस का संबंध हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों चर मूल्य एक दूसरे से परिवर्तन हो, जैसे शिक्षा में व्यय, तो क्या वो शिक्षा में जो व्यय है वो व्यय में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? इस तरीके का संबंध भी हो सकता है। शिक्षा में व्यय कौन निर्धारित करता है? हमारा बजट निर्धारित करता है। हमारी शिक्षा में कितना व्यय होना चाहिए, तो इससे भी हमारा डिपेंड करता है। दो चर मूल्यों में प्रत्यक्ष संबंध न होते हुए भी कई बार आकस्मिक योग बन जाते हैं, जिसको दैव योग कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया, अमेरिका में गोल्ड महंगा हो गया, दोनों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एक आकस्मिक तरीका बन गया। तो ये जो आकस्मिक तरीका बना, ये किस लिए हुआ? इसको हम दैव योग या आकस्मिक योग कहते हैं। ये आकस्मिक कारण से हो जाता है। इन सब बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सह संबंध, को रिलेशन, को मीन्स पारस्परिक, रिलेशन मीन्स संबंध, तो पारस्परिक संबंधों को ही हम सह संबंध कहते हैं। ये क्या होता है? दो विशेषताओं का अंतः संबंध है, दो विशेषताओं का अंतः संबंध है। यदि किसी व्यक्ति के दो विषय की विशेषताओं को नापना है, अलग अलग व्यक्तियों के विशेषताओं को नापना है, अलग अलग लोगों के प्राप्ताओं को देखना है, अलग अलग लोगों के गुणों को देखना है, तो इन सब की जो बात की जाएगी, सांख्य की जो गणना की जाएगी, वो सह संबंध से ही की जाएगी। पारस्परिक रिलेशनशिप, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बड़ी बहन छोटी बहन से हिंदी ज़्यादा अच्छी बोलती है, परंतु छोटी बहन बड़ी बहन से गणित बहुत अच्छा करती है। सहसंबंध है ना। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। कुछ परिभाषाओं की तरफ ध्यान देते हैं। गिलफोर्ड, सबसे पहले हमारे गिलफोर्ड क्या कहते हैं? शिक्षाविद हैं ये हमारे बहुत बड़े, बार बार ऐसी परिभाषाएं पूछी जाती है। वो कहते हैं सह संबंध एक गुणांक है। सह संबंध कैसे नापो? मैं ये कह रही हूँ कि छोटी बहन बड़ी बहन से ज़्यादा गणित में अच्छी है, कैसे, कितना, कैसे नापोगे कितना अच्छा है? इसके लिए जो एक संख्या होती है उसको हम सह संबंध गुणांक कहते हैं। तो गिलफोर्ड कहते हैं सह संबंध गुणांक एक अकेली संख्या है जो ये बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित है और एक के परिवर्तन से दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित किया जा सकता है। उसका गणित अच्छा है, लेकिन पहली वाली बड़ी बहन से उसका कोई संबंध नहीं है, उसका गणित अच्छा है, ये हमने पारस्परिक संबंध बताया, उसकी हिंदी अच्छी है। अब ये संबंध किससे था? उसकी पढ़ाई से था, उसकी लगन से था, किस हद तक उसने पढ़ाई करी, किस हद तक उसने अच्छा काम किया, कैसे उसने सीखा, कैसे उसका अधिगम हुआ, क्या किसी चीज को कम कर दे कि उसका गणित कम हो जाए, क्या किसी चीज को बढ़ा दे उसका गणित और अच्छा हो जाए। तो ये एक ऐसी संख्या है जो ये बताती है कि वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित है और एक के परिवर्तन से दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं। बैलिस कहते हैं सह संबंध का अभिप्राय आंकड़ों के दो या विभिन्न समूहों की तुलना जिसमें उसके संबंध को जाना जा सके, उस संबंध की मात्रा को अंकात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके। एक बच्चे का गणित में विज्ञान से
ज़्यादा अंक आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास दो समूह थे, एक गणित और एक विज्ञान। गणित के साथ में उसका संबंध ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो संबंध कितनी मात्रा में है, क्या उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ये हमारे बैलिस ने समझाया। दोबारा से हम बैलिस की परिभाषा देख लेते हैं। सहसंबंध का अभिप्राय आंकड़ों के दो या अधिक विभिन्न समूहों की तुलना जिसके उसके संबंध को जाना जा सकता है, उस संबंध की मात्रा को अंकात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। डॉक्टर एन श्रीवास्तव क्या कहते हैं, डॉक्टर एन श्रीवास्तव कहते हैं, डीएन श्रीवास्तव कहते हैं, जब दो चर राशि इस प्रकार से संबंधित हो कि एक चर राशि बढ़े दूसरी चर राशि घटे, या एक चर राशि घटे तो दूसरी भी घटे, या एक चर राशि बढ़े और दूसरी भी बढ़े, तो उन दोनों चर राशियों में सह संबंध पाया जाता है। ये किसकी परिभाषा थी, डीएन श्रीवास्तव ने, कि एक बढ़े दूसरी भी बढ़े, एक बढ़े दूसरी घटे, एक घटे दूसरी घटे। ये प्रकार का जो सह संबंध होता है वो सह संबंध कहलाता है। इस प्रकार के संबंध को सह संबंध कहा जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मन क्या कहते हैं, मन, मन हमारा मन नहीं, ये वैज्ञानिक मन है, MANN। ये कहते हैं सह संबंध दो चरों के बीच सनिकटता के स्तर का सांख्यिकी मापन है। दो चर, मान लीजिए एक ऐसी चीज है, एक मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों का कोई सह संबंध नहीं है, उनके गुणों का संबंध है। एक और चीज करें हम, लकड़ी और पत्थर, दोनों का कोई सह संबंध नहीं है क्योंकि उनमें कोई सनिकटता नहीं है। ठीक है, पानी और लकड़ी, दोनों का कोई गुणों का सह संबंध नहीं है। उन दो चरों को लेना होता है जिनमें सनिकटता होती है, जिनमें एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है, उसको हम ले सकते हैं। मेहरसन और लेहमन क्या कहते हैं, मेहरसन और लेहमन कहते हैं व्यक्तियों के एक ही समूह से प्राप्त दो माप, व्यक्तियों के एक ही समूह से प्राप्त दो माप, दो विन्यास के बीच में संबंध या सहगमशीलता का स्तर द्योतक मापन होता है। ये कुछ परिभाषाएं हमने देखी। अब हम देखते हैं कि सह संबंध की उपयोगिता क्या है, सह संबंध की आवश्यकता क्या है, सह संबंध की महत्व क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए, मान लीजिए मैंने एक मौसम परिवर्तन के बारे में पढ़ा। कहाँ पढ़ा मौसम परिवर्तन के बारे में, विज्ञान के एक हिस्से में पढ़ा। उस मौसम परिवर्तन का प्रभाव विज्ञान के किस किस क्षेत्र में और पड़ रहा है। मान लीजिए मैंने आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ाया, मान लीजिए मैंने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पढ़ाया, उन सब चीज़ों का प्रभाव कहाँ कहाँ हो रहा है, मेरे लिए अधिगम कराना आसान हो जाता है। जब मुझे सह संबंध पता होते हैं, जब मुझे मूल आधार का कार्य और कारण पता होता है, तो मेरे लिए अधिगम कराना आसान हो जाता है। जब मुझे दो की 1 2 से लेकर 10 तक गिनती पता थी, मैंने 2 का बढ़ा करा दिया, तो मैंने संबंध उत्पन्न करा के 3 का बढ़ा भी करा लिया, 30 का भी करा लिया, 50 का भी करा लिया, 100 का भी करा लिया, क्योंकि उनमें हमने संबंध करा के अधिगम कराया। तो संबंध कराने से क्या होता है, कार्यकरण संबंध से हमारे बीच में एक जो रिलेशन करके हम अधिगम कराते हैं वो बहुत अच्छा होता है और स्थायी होता है। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, मानव व्यवहार के कारकों का पता लगा के यदि कार्यकरण संबंधों की स्थापना की जाए तो हम उस तकनीक को उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बच्चा कहाँ कहाँ कमज़ोर है, किस किस पाठ में कमज़ोर है, तो हम उससे संबंधित उदाहरणों को लेकर उस शिक्षा को करा सकते हैं, कोरिलेशन टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भी इसकी बहुत अधिक महत्व है। तो इसका मतलब मनोविज्ञान में और शिक्षा में सह संबंध की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे दो विषय, मान लीजिए हमें
गणित के साथ में क्या पढ़ाना है, फिजिक्स, दो विषय को एक साथ पढ़ाएं, बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीखेगा। तो योग्यता का अनुमान लगा के, योग्यता का आधार बना करके हम सहसंबंध का पता लगा के यदि हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो बच्चा आसानी से सीखता है, अधिगम आसान हो जाता है। दो विषयों के सहसंबंध की सहायता से यदि उपरोक्त अनुमान सही न निकले, यदि हमने ऊपर हमने क्या किया, अनुमान लगाया, अनुमान लगा के हमने उसकी योग्यता का आधार बना करके दूसरे विषय में योग्यता को ऊंचा किया, लेकिन हमारा अनुमान गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, निदान करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि उसका कारण क्या है, और फिर हम डायग्नोस करने के बाद में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए भी सहसंबंध की बहुत ज़रूरत है पढ़ना। अध्ययन विषयों में सहसंबंध की सहायता से छात्रों को शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में भी हम सहायता कर सकते हैं। कौन सी चीज़ उसको अच्छी लग रही है, कौन सा शैक्षिक हिस्सा उसको अच्छा लग रहा है, किस व्यवसाय का वो बहुत अच्छे प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकेगा, कौन सा व्यवसाय उसको चुनना चाहिए, इसके लिए भी सहसंबंध की बहुत ज़रूरत है। क्रियात्मक अनुसंधान में भी सहसंबंध का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी सहसंबंध की कुछ कमियां भी तो है। कई बार ऐसा होता है कि दो विषयों में सहसंबंध से हम मूल कारण का ज्ञान नहीं दे पाते, मूल कारण का ज्ञान नहीं दे पाते हैं। इसलिए ये एक कई बार ऐसा होता है कि जो डायग्नोस है वो और कारण से जो हम निदानात्मक शिक्षण करते हैं वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए ये एक इसकी बहुत बड़ी कमी है। दूसरी कमी क्या है, किन्हीं दो विषयों के सहसंबंध छात्रों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि छोटे समूह में हम सहसंबंध निकालेंगे तो वो अधिक विश्वसनीय नहीं होता, बड़े समूह में जब हम सहसंबंध निकालते हैं तो वो अधिक विश्वसनीय होता है, तो हमारे परिणाम प्रभावित हो जाते हैं। किन्हीं दो विषयों के बीच का सहसंबंध विषयों की प्रकृति के साथ साथ छात्रों की प्रकृति, योग्यता, रुचि, अभिरुचि पर भी निर्भर करता है। अतः एक निर्देश से प्राप्त सहसंबंध दूसरे निर्देश पर उसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। कई बार हम सोचते हैं कि ये विषयों का जो संबंध है ये इसी के अनुसार हो जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं होता। सहसंबंध गुणांक, जो सहसंबंध गुणांक निकालते हैं हम, वो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए भी इसकी व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बड़ा दूसरा भी बड़ा, एक घटा दूसरा भी घटा, कोई सहसंबंध नहीं है। धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध अलग अलग देखते हैं हम। ये क्या कहता है, धनात्मक सहसंबंध, जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होती है तो दूसरे सहचर्य के मान में भी वृद्धि होती है। एक बड़ा दूसरा बड़ा, उसके मान में यदि कमी है तो दूसरे सहचर्य के मान में भी कमी होती है। एक कम हुआ दूसरा भी कम हो गया, तो मान दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले इस संबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। यदि एक घटा तो दूसरा भी घट रहा है, इसको ऋणात्मक मत कह देना। एक कम हो रहा है, एक की मात्रा कम हो रही है, दूसरे की भी कम हो रही है, तो ये ऋणात्मक सहसंबंध नहीं कह देना, ये धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक केमिस्ट्री का उदाहरण ले लेते हैं। हमने कोई एक गैस, ठीक है, दूसरी गैस दो बीकर में रख दी। दो हमने क्या करा, दो बीकर लिए, दो बीकर में हमने गैस बंद कर दी, इसके ऊपर हमने प्रेशर डाल करके इसको बंद कर दिया। अब हमने क्या किया, दाब और ताप का संबंध देख रहे हैं हम। गैस का समान दाब पर तापक्रम बढ़ने से उसका आयतन बढ़ना अथवा तापक्रम कम होने से आयतन कम होना गैस के दो चरों ताप और आयतन के बीच धनात्मक सहसंबंध बताता है। मतलब हमने दोनों में दाब स्वभाव रख दिया,
जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो गैस फैल रही है, गैस उसको पीछे को धक्का देती है और ये जो इतना एरिया था ये एरिया फैल करके इसमें परिवर्तित हो रही है। यदि हम कम कर रहे हैं तो गैस इसमें इतने एरिया में आ रही है। इसका मतलब ताप बढ़ाने से आयतन में वृद्धि होती है और ताप कम करने से आयतन में कमी होती है। तो दोनों कम होने से कम हो रहे हैं, दोनों बढ़ाने से बढ़ रहे हैं। अतः ये कौन सा सहसंबंध हुआ? धनात्मक सहसंबंध हुआ। धनात्मक सहसंबंध कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, धनात्मक सहसंबंध के लिए कौन सा ग्राफ है निम्न चित्रों में बताएं। परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो चित्र सीधी लाइन में आगे बढ़ रहा है ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है तो पूर्ण धनात्मक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के आसपास यदि बिंदु 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 है तो उच्च धनात्मक सहसंबंध है। धनात्मक सहसंबंध तो है लेकिन उच्च धनात्मक है, पूर्ण नहीं है। लेकिन यदि ये बिंदु बिंदु बिखर गए, दूरी तक चले गए, इस स्ट्रेट लाइन से दूर चले गए, तो ये निम्न धनात्मक सहसंबंध है लेकिन पूर्ण धनात्मक सहसंबंध नहीं है। फिर से सुन ले, पूर्ण धनात्मक, निम्न धनात्मक, उच्च धनात्मक। पूर्ण धनात्मक में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उच्च धनात्मक में स्ट्रेट लाइन के पास पास बिंदु मिलेंगे लेकिन निम्न धनात्मक में दूर दूर बिंदु लगेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने आता है ऋणात्मक सहसंबंध। जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चरमान में वृद्धि हो और दूसरे के चरमान में कमी हो, या एक के कमी हो और दूसरे चरमान में वृद्धि हो, यानी एक ऊपर बढ़ रहा है एक नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर बढ़ रहा है, तो ये जो सहसंबंध है जो प्रतिकूल नहीं है, जो ऑपोजिट है, इसको हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे किसी गैस का समान ताप हमने समान कर दिया और दाब बढ़ा दिया। जब ताप समान, दो बीकर है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे हमने गैस भरी हुई है, ये हमने ये कर दिया। अब ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ आएगा, तो जब ये नीचे आया तो इसका मतलब इसकी आयतन में कमी हो गई, तो दाब बढ़ा तो आयतन कम हो गया, दाब बढ़ा आयतन कम, दाब कम हुआ आयतन बढ़ा, तो इन दोनों के बीच में जो सहसंबंध है वो ऋणात्मक सहसंबंध होता है। ऋणात्मक, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध की लाइन ऐसी होती है, धनात्मक वाली कैसी थी, ऐसी, और पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध में जो ग्राफ की लाइन आती है वो ऐसी होती है। जस्ट लाइक दैट, जो उच्च ऋणात्मक सहसंबंध है उसमें इस लाइन के चारों तरफ पास में बिंदु होंगे, लेकिन निम्न ऋणात्मक सहसंबंध जो होगा उसमें ये बिंदु फैले हुए होंगे। ये बिंदु कैसे आएंगे, मान लीजिए यहाँ हमने ताप की वैल्यू लिख दी और यहाँ हमने दाब की वैल्यू लिख दी, या हमने ताप की वैल्यू लिख दी, या हमने दाब की वैल्यू लिख दी, यानी दो चर होने तो जरूरी है। सहसंबंध का मतलब है दो चर। चलिए अब हम अगले की तरफ चलते हैं, शून्य सहसंबंध। नाम से ही पता चल रहा है शून्य, कोई भी संबंध नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई रिएक्शन है, H2O2 मिलकर के पानी बनाते हैं, लेकिन इसका आयतन से कोई संबंध नहीं है कि दाब बढ़ाया तो रिएक्शन नहीं होगी, दाब कम किया तो रिएक्शन नहीं होगी, ताप बढ़ाया तो रिएक्शन नहीं होगी, ताप कम किया रिएक्शन नहीं होगी, यानी आयतन का और रासायनिक सूत्र में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब इस तरीके की घटनाएं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है उसका हम कहते हैं ऋणात्मक, या शून्य सहसंबंध। उसमें शून्य सहसंबंध में हमें कोई रेखा नहीं मिलेगी, बिखरे बिखरे बिंदु मिलेंगे। यहाँ मान लीजिए हमने रासायनिक समीकरण लिख दिया, या मान लीजिए हमने आयतन लिख दिया, तो ये हमारे बिखरे बिखरे बिंदु मिलेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं एक थोड़ा सा आपके साथ में जिक्र कर चुकी हूँ। गिलफोर्ड की परिभाषा के समय में सह संबंध को कैसे पता लगाएं, मैंने कह दिया मेरा सह संबंध है गणित विषय से। कैसे पता लगाऊं कि मेरा सह संबंध है? मैं कह रही हूँ कि मैं पढ़ती हूँ तो नंबर ज़्यादा आते हैं, मैं कम पढ़ती हूँ तो मेरे नंबर कम आते हैं, कैसे पता लगाऊं? इसके लिए हमने एक वैल्यू निर्धारित की है, एक अंक निर्धारित किया है, उसको हम सह संबंध गुणांक कहते हैं। तो सह संबंध गुणांक क्या है? सह संबंध गुणांक एक अनुपातिक संख्या है, दो चरों के बीच में मात्रा का बोध कराती है, दो चरों के बीच में स्पष्टता का बोध कराती है। गिलफोर्ड की परिभाषा हम दोबारा पढ़ लेते हैं, तो पहले पढ़ी थी हमने पहली सहसंबंध गुणांक वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि दो चीज़ें आपस में किस सीमा तक संबंधित है और उनमें किस एक में परिवर्तन करने से दूसरे में कितना परिवर्तन होता है, वो सहसंबंध गुणांक है। यदि हमें सहसंबंध गुणांक नहीं पता तो हम सहसंबंध की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम सह संबंध से आगे को नहीं बढ़ सकते। तो सह संबंध गुणांक का पता होना हमें बहुत जरूरी है। सह संबंध गुणांक की व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी सी। सह संबंध गुणांक कितना होगा? अब आप देखिए, सह संबंध गुणांक अपन ने 3 पढ़े थे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसका मतलब +1 उसकी मैक्सिमम डिजिट आएगी, -1 उसकी सबसे कम डिजिट आएगी और 0 बीच में आएगा। इसका मतलब सह संबंध गुणांक कहाँ से कहाँ के बीच में फंसा रहेगा? +1 से -1, -1 से +1। सह संबंध गुणांक की मात्रा हमेशा इतनी ही होगी। एक ऐसी अनुपातिक संख्या जिसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है, वो सह संबंध गुणांक का बोध कराता है। आइए एक टेबल को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टेबल है। सह संबंध गुणांक के मान लिखे हैं मैंने इधर, और इधर मैंने लिखा है सह संबंध गुणांक की व्याख्या। ठीक है, इधर देखिए, इधर मैंने लिखा है एक नंबर पे क्या लिखा है? +1। 11 नंबर पे क्या लिखा है? -1। बीच में देखिए आप 0.91, 0.99, 0.71, 0.99, 0.41, 0.70, 0.21, 0.40, 0.01, 0.20, 0.21, 0.40, 0.41, 0.70, 0.71, 0.90, 0.91, यानी कहाँ से कहाँ तक है? +1 से -1 के बीच में है ये सारी संख्याएं। ओके, अब चलते हैं इधर, यहाँ पे 91 है, 91 है। +1 तो पूर्ण धनात्मक सह संबंध। इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ ऐसा आएगा, आप ध्यान रखें। पूर्ण धनात्मक सह संबंध यदि वैल्यू 0.91 से 0.99 के बीच में है तो अत्यंत उच्च धनात्मक सह संबंध, यानी कि इसके बहुत ही नज़दीक में बिंदु आएंगे, लाइन के बहुत ही नज़दीक आएंगे। तो हम क्या कहेंगे? 0.91 से 0.99 तक का जो सह संबंध है वो अत्यंत उच्च धनात्मक सह संबंध है। अब आगे बढ़ते हैं। 0.71 से 0.91, जब थोड़े से बिंदु दूर हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे तो उच्च धनात्मक सह संबंध, उच्च धनात्मक सह संबंध, उसकी मात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी? 0.71 से 0.91। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताऊंगी, डरिए मत, समझाएंगे आगे। 0.41 से 0.70, यानी कि चौथा नंबर सामान्य धनात्मक सह संबंध। थोड़े से और दूर हो जाएंगे बिंदु, सामान्य धनात्मक सह संबंध। ओके, तो धनात्मक सह संबंध कितने प्रकार के हमने पढ़ लिए? 4 प्रकार के, है ना? 5 प्रकार के, सॉरी अभी तक 4 प्रकार के पढ़े। 0.21 से 0.40 कहाँ हो गया? निम्न धनात्मक सह संबंध। बिंदु और दूर होते चले गए, और दूर होते चले गए लाइन से। निम्न धनात्मक सह संबंध
फिर कहाँ गए, 0.01 से 0.20, अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध, और दूर हो गए, अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध, और थोड़े थोड़े दूर हो गए। फिर उसके बाद में क्या आता है, 0.41 से 0.70, सामान्य बीच में -0.21 से -0.40, निम्न ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध है तो ग्राफ में लाइन हमारी कैसी आएगी, ऐसी आएगी। याद है ना, आप भूले तो नहीं है, ग्राफ की लाइन ऐसी होगी। जब निम्न सहसंबंध है तो हमारी ये थोड़ी दूर दूर होगी लाइन, बिंदु, जो हमारी राशियां हैं वो काफ़ी दूर दूर होगी। जब हमारा -0.71 से -0.90 है तो उच्च ऋणात्मक सहसंबंध, ये राशियां थोड़ी लाइन के नज़दीक आने लगेंगी। ठीक है। फिर उसके बाद में -0.9 से 99, अत्यंत उच्च ऋणात्मक सहसंबंध, और नज़दीक आ जाएंगी, और ऐसे से नज़दीक नज़दीक आ जाएंगी। ओके। फिर और आगे चलें, -0.1, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो हम कह देंगे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। तो ये हमारे सहसंबंध गुणांक के मान थे, और इस हिसाब से हमें सहसंबंध गुणांक की व्याख्या करनी है। प्रश्न पूछा जाता है, मैं फिर बता देती हूँ आपको, जैसे लिख दिया जाता है +0.41 से +0.70 नंबर है, आप निम्न में से बताएं कौन सा सहसंबंध गुणांक होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि वो सामान्य धनात्मक सहसंबंध होगा। इस टेबल को देखें, समझें, यदि नहीं समझ आती तो आप दोबारा से पूछें, आपका स्वागत है। सहसंबंध के कुछ और प्रकार भी हैं, उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं, जो किस हिसाब से बन गए, जो इस टेबल के हिसाब से भी बन गए। अगर दो पदमाला, दो चर, दो पदमाला या दो चर धनात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन में समान अनुपात में हो, तो इस प्रकार के सहसंबंध को पूर्ण धनात्मक या पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध का मान +0.1 होगा, +0.1 होगा। यदि दो चरों के मान में परिवर्तन में कोई संबंध नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा। निम्न सहसंबंध, यदि दो चरों में परिवर्तन बहुत कम मात्रा में है, जिसका गुणांक 0.05 से कम है, 0.5 से कम है, तो वो निम्न सहसंबंध होगा, जो मैंने आपको टेबल में बता दिया है। यदि दो चरों का गुणांक 0.5 से अधिक और 0.6 से कम है तो वो सामान्य सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध के प्रकार में मैं आपको बता चुकी हूँ, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ पे उसको समरी के रूप में एक बार फिर से व्याख्या करने की कोशिश की जा रही थी। रेखिक और वक्रीय सहसंबंध। रेखिक और वक्रीय, जब दो चरों में अनुपात स्थायी रूप से एक समान होता है तो इस प्रकार के चर सहसंबंध रेखिक, रेखा सीधा, जो पूर्ण धनात्मक या पूर्ण ऋणात्मक, जिसमें सीधी रेखा हमको मिलती है वो रेखीय सहसंबंध है। और वक्र रेखीय सहसंबंध, जो हमारी पूर्ण धनात्मक नहीं होगा या पूर्ण ऋणात्मक नहीं होगा, है ना। इस प्रकार का सहसंबंध भौतिक और गणित वैज्ञानिक में पाया जाता है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में यह संभव नहीं है। जैसे के लिए, यदि हम कारखानों में मजदूर की संख्या दुगनी कर दें, मान लो 10 मजदूर है, फिर मैंने उसको 20 कर दिए, तो उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेट रेखा हमको मिलेगी। इसके विपरीत, जब परिवर्तन का अनुपात स्थायी रूप से समान नहीं होता, जब सहसंबंध सीधी रेखा नहीं होती, तो उस समय में हमारी क्या आएगा, ऐसी वक्र रेखा मिलेगी, जो हमारे को क्या नहीं मिलेगी, जो हमारी पूर्ण धनात्मक और पूर्ण ऋणात्मक से अलग होगी। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि विज्ञापन हमने खर्च किया बहुत ज़्यादा, तो क्या बिक्री उतनी ही होगी? ये जरूरी है? जरूरी नहीं है ना।
विज्ञापन से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिक्री को बढ़ा सकते हैं, बिक्री की संभावना बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि विज्ञापन के व्यय से बिक्री भी बढ़े। तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, आपको पूर्ण धनात्मक सहसंबंध नहीं मिलेगा, तब आपको वक्रीय रेखा सहसंबंध मिलेगा। चलिए अगले उस पर चलते हैं। सरल बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध। सरल बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध नेचुरल है, दो चर होने तो जरूरी है, दो चर, दो राशि, है ना, ये तो बहुत जरूरी है। दो पदमाला, कुछ भी लिखा हो सकता है। दो चीजें बहुत जरूरी है जब हम सहसंबंध देखेंगे। तो दो चर मूल्यों के बीच में पाए जाने वाले सहसंबंध सरल सहसंबंध कहते हैं। इन चरों में एक कारण या स्वतंत्र कहलाता है और दूसरा परिणाम या आश्रित, यानी एक के ऊपर दूसरा पूरी तरह से आश्रित है। बहुगुणी सहसंबंध जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर मूल्य होते हैं और आश्रित चर मूल्य केवल एक होता है। इन सभी स्वतंत्र मूल्यों को आश्रित चर मूल्य कहा जाता है। आंशिक सहसंबंध तब होता है जब दो या दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन तो किया जाता है, परंतु अन्य चर मूल्य को प्रभाव को स्थिर रखकर केवल दो चर मूल्यों से सहसंबंध निकाला जाता है। उदाहरण भी देख लेते हैं। वर्षा और खाद दोनों गेहूं के उपज पर सामूहिक प्रभाव का गणितीय अध्ययन करें। तो किस पे अध्ययन कर रहे हो? किस पे? गेहूं की उपज। एक चीज होगी ना, गेहूं की उपज। इफेक्ट कितने हैं? दो, एक तो वर्षा और दूसरा खाद। तो ये कौन सा हो गया? बहुगुणी सहसंबंध। इसके विपरीत यदि वर्षा स्थिर रख दें, वर्षा की मात्रा में खाद की मात्रा व गेहूं की उपज का विवेचन किया जाए तो वह सहसंबंध आंशिक सहसंबंध कहलाएगा। सहसंबंध की मात्रा, फिर से वही बात कहेंगे, सहसंबंध की मात्रा किससे निकाली जाएगी? सहसंबंध गुणांक से निकाली जाएगी। अब बात आती है सहसंबंध गुणांक निकाले कैसे। अभी तक हमने सहसंबंध देखा, सहसंबंध क्यों होता है ये देखा, सहसंबंध की कठिनाइयाँ देखी, सहसंबंध गुणांक देखा वो क्या होता है, लेकिन अब सहसंबंध गुणांक निकाला कैसे जाए। सहसंबंध गुणांक निकालने की दो विधि है, एक स्पीयरमैन रैंक विधि और एक पियर्सन की प्रोडक्ट मूवमेंट विधि। इसको अब हम कल पढ़ेंगे। आपने इसको देखा, समझा, अब इसको याद भी कर लीजिए, जिससे कि कल जब हम स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड पढ़ें तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न पूछें, आपको उत्तर जरूर